हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अध्याय नंबर 1 जो कि हमारा वास्तविक संख्या है। इसके परिचय की मतलब आज के वीडियो में हम सिर्फ परिचय पढ़ने वाले, इसके बाद में प्रश्नावली 1.1 फिर प्रश्नावली 1.2 करेंगे और उसके बाद में एग्जाम्पल। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत ऐसे करते हैं, संख्या कितने टाइप की होती है पहले ये देख लेते हैं। तो संख्या जो है हमारी कितने टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में वास्तविक संख्या और एक होती है हमारे पास में क्या होती है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, एक होती है वास्तविक और एक होती है हमारे पास में काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में और इसको कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक ठीक है सर। तो जो है हमारी वास्तविक संख्या ये कौन सी होती है, जो रियल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो होती है हमारी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जो काल्पनिक, जो हमने काल्पनिक इमेजिन करके रखी है, वो होती है हमारी काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो भी आज तक आपने सुनी है अभी तक जो भी आपने सुनी है, यानी कि 1 2 0 करनी 2 और वगैरह वगैरह जो भी है, 1/2 5/3, ये सारी जो संख्या है ये कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंदर जो है ये सारे हमारे टाइप है। अब ये 1/2 किस में आता है, 1 किस में आता है, या 5 या 0 किस में आता है, ये इधर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम वास्तविक संख्या यहाँ पर हमने देख ली है। अब आएंगे हम लोग काल्पनिक संख्या पर। ये लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आएगा हमको 11वीं क्लास में। तो ये संख्या कैसी होती है सर, बता दीजिए एक बार। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमने लिख दिया करनी के अंदर 1, तो ये हो गया हमारा वास्तविक, ये हो गया हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। लेकिन अगर इसी को मैं करनी के अंदर -1 लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारा काल्पनिक नंबर, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो माइनस जो है इसके अंदर, इसका मान होता है आयोटा, मतलब इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयोटा का मान क्या होता है, करनी के अंदर माइनस का 1। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि अभी हमको सिलेबस में नहीं है। हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ वास्तविक संख्या। ठीक है, तो परिचय में देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। परिचय में आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पर। ठीक है सर, वास्तविक संख्या में देखेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैं इसका एक बार रिवीजन आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। किसी भी संख्या रेखा पर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्या जो है वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारी जो कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये जो है हमारा ये अनंत है। ठीक है, ठीक, इसे अनंत मतलब इन्फिनिटी का साइन कहते हैं। ठीक है, जो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है वो पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्या के अंदर कौन सी संख्या आ जाएगी, जो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर जितने भी तक। और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होगा, इसमें 0 नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या है, जो 0 से इन्फिनिटी तक इधर भी जाते हैं और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक इधर भी आते हैं। ठीक है, पूर्णांक ये होते हैं हमारे। ठीक है सर। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या देखो क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके आगे और भी है। देखो क्या है, जहां पर P और Q जो है वो पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या है, हम पूर्णांक पढ़ के आए। देखो यहाँ पर ये जो है हमारे पूर्णांक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के। ठीक है, ये P और Q जो है वो पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में अब मान लेते हैं हमारा P 2 है और Q जो है वो 3 है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है क्या, हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ठीक है, और जो Q है ये हमारा 0 नहीं है। ठीक, अगर मैं यहीं पर कह दूं कि करनी 2/3 ये है क्या, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूर्णांक होना चाहिए और ये यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ठीक है, ये हो गया, परिमेय हो गया। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि ये संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। यदि मैं सिर्फ करनी 2 लिख दूं, ये भी अपरिमेय संख्या है। करनी 5 लिख दूं, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये सारा हमको सिद्ध करने के लिए आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। अगर मैं कहूँ मतलब ये से आपको पता होगा फिर भी बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं सिंगल 3 आ गया, मान लेते हैं सिंगल जो है, मान लेते हैं कहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं, सिंगल 3 है, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 जरूर होता है, कोई भी संख्या उसके बटे में 1 जरूर होता है। ठीक है, तो ये है हमारी परिमेय संख्या। ठीक ठीक है सर, P/Q के रूप में हमने लिख दिया, Q का मान जो है वो है 1। ठीक, अपरिमेय संख्या हो गई हमारी। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ये जो है ये वैसे हमको आगे करना चाहिए था, बट ठीक है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब गुणनखंड करते हैं हम लोगों को आ जाता है। ठीक, कैसे आता है सर, इसको मिटा देते हैं।
मान लेते हैं अगर मैं 10 लेता हूँ, चलो 10 लेता हूँ, अब इसके गुणनखंड मुझे करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पहले 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक ठीक है सर। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसके सिर्फ कहा गया भाज्य संख्या, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा। अब देखो, एक गुणनखंड ये आ गया, एक हो गया सर, दूसरा गुणनखंड ये आ गया, दो हो गए सर। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाता, यानी कि ये 3 हो गए सर। और एक से भी डिवाइड हो जाता ना, एक से करेंगे तो एक से भी हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 हो गए सर। तो इसके कितने गुणनखंड आ गए टोटल, 4 गुणनखंड आ गए, मतलब कि इसके जो है 4 गुणनखंड आ गए 10 के, यानी कि ये एक भाज्य संख्या है। अब मान लेते हैं हम लोग आ जाते हैं 23 पर, ठीक है, 23 को चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अभाज्य संख्या पर आते हैं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। अब देखो भाई, तुम कोई भी पहाड़ा पढ़ के देखो, 23 यदि आता है क्या, नहीं आएगा किसी भी पहाड़े में, सिर्फ आएगा किसके पहाड़े में, 23 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 23 जो है सिर्फ 23 के पहाड़े में ही आता है, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। और किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है सर, एक का पहाड़ा 23 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। यानी कि इसका एक गुणनखंड है 23, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा एक इसका, ठीक है। एक जो है इसका सेकंड गुणनखंड, मतलब कि इसके दो गुणनखंड है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, यानी कि एक जो है वो खुद होगा और एक दूसरा वाला जो गुणनखंड है वो क्या होगा, एक होगा, ठीक है, 1 होगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या है। अभी हम इसके बाद में प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें गुणनखंड कैसे करते हैं वो वाली चीजें भी हमको पता चल जाएगी। वैसे सभी को गुणनखंड करना आता ही है, फिर भी हम उसको देखते हैं। उसके बाद फिर एलसीएम एचसीएफ, और फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, अपने हिसाब से नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर। क्या होती है सर ये प्रमेय, पढ़ते हैं पहले क्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंडन जो है आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या है सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया सर। ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से, वो भी ठीक है। अभी मैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले एक बार और यहाँ पर अच्छे से स्टडी करते हैं भाज्य और अभाज्य को। ये भाज्य और ये अभाज्य मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने मतलब जो चैप्टर है ना, ये इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो प्रश्नावली 1.1 है ये इसी के ऊपर आएगी, ठीक। तो पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। मान लो मैंने अभी 10 लिया था ना, अभी हम लोग कौन सा ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 जो भी है, 15 50 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ठीक है। या भाज्य में मैंने 20 ले लिया, ठीक है। अब मैं 20 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं 20 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं 20 को 3 से कर सकता हूँ क्या, नहीं। 4 से कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। 20 को 5 से कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। 20 को 10 से कर सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 20 को 20 से कर सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 20 को 15 से कर सकते हैं क्या, नहीं, तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 20 कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 6 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है। कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 6 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। मतलब कि भाज्य संख्या में हमने पढ़ा था अभी कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और इसके तो 6 है तो बिल्कुल भाज्य। अब आ जाते हैं 7 पर, आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 7 किसी से हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। 4 से, 5 से, 6 से कुछ से हो रहा है क्या, नहीं। 1 से हो रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल 1 से हो रहा है। 2 3 4 5 6 से नहीं हो। अब 7 से हो रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है 7 से। अब इसके अलावा आगे तो किसी से नहीं होने वाला है, मतलब इसके कितने गुणनखंड है, सॉरी, मतलब इसके कितने गुणनखंड है, एक और एक दो। जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक स्वयं हो और एक एक हो, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब भाज्य संख्या जो कि जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी, 2 है। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसी को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2, उसके बाद 3 है, 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से। 4 है क्या सर, 4 नहीं है। देखो इसको 1 से भी कर सकते हैं, इसको 2 से भी कर सकते हैं और इसको 4 से भी कर सकते हैं। तो 2 से ज्यादा आगे मतलब कि ये भाज्य की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर अलग कर दो। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं आधारभूत प्रमेय का, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं, ले लेते हैं 65, 62 ले लेते हैं, 5 वाला अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। 62 इजी पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ठीक है सर। तो जो है हमको जो है छोटे से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो पहले कौन कौन सी है, 2 है, तो 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 खत्म, ये ऐसे करेंगे ना। 62 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर क्या नीचे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। कितना आया, 31, ठीक।
अब देखो 2 से जाता है क्या, 2 के पहाड़े में 31 तो आ ही नहीं सकता, 3 के पहाड़े में तो 3 एकम 3, फिर 1 बच जाएगा, 4 में बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो तो 2 का ही है ना। इसके बाद 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5, 5 30 नहीं होगा सर। फिर देखो 6 पे 6 तो नहीं, सॉरी 5 के बाद में सीधा 7 जाएंगे, तो 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 अपन 35 हो जाएगा, नहीं सर। 7 के बाद में 11, 11 या 33 हो जाता है सर, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 13 पर जाएंगे, फिर ऐसे ही करके हम 17 पर जाएंगे, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में हम जाएंगे सीधा 23 पर, तो ऐसे कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 31 से। किससे जाएगा, 31 से। चलो ये थोड़ा सा टफ हो गया था, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल, ले लेते हैं हम लोग कितना, 72 ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अब 2 से करते हैं, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, ठीक है सर। अब ये फिर से देखते हैं 2 से ट्राई करके, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है सर। इसके बाद में फिर 2 इनम 18, ठीक है सर। अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा सर, 2 के पढ़े में 9 नहीं आता, 3, 3 तिया 9 आता है सर, 3 एकम 3, ठीक। इस तरीके से तो इसको हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, इसको 62 इज इक्वल्स टू 2 गुना 31, ये है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 72 इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, यानी कि इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जितने बार रहेगा उतनी इस पे घात लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद में हम एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम एलसीएम एवं एचसीएफ हम लोग को कैसे फाइंड करना है वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सीधे क्वेश्चन से सीखेंगे। तो कैसे करेंगे हम, किस विधि से करना है हमको, इसको करना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, ये हम पिछली स्लाइड पर सीख क्या है, आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। तो पहले सबसे पहले 6 के निकालेंगे हम लोग, तो 6 के कैसे, पहले 2 से, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद में 72, 72 के कैसे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया सॉरी 2 तिया 6, 2 छंग 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 इनम 18, अब ये 2 से नहीं जाने वाला, इसलिए 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक, ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 120, 120 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, 3 पाँचे 15, 5 से भी जा सकता था, पर पहले छोटी अभाज्य संख्या को हम ऐसे बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है। अब ये 5 एकम 5, ठीक। अब 120 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं इसको ये तो जैसा का वैसा 2 की घात 1 गुना 3 की घात 1, ठीक है सर। 72 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 3, 1 2 3, कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2, क्योंकि 3 जो है वो कितने बार है, 2 बार है, ठीक है सर। अब 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1, ठीक है सर। अब आओ एलसीएम पर, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको सारे अंक को देखना है, कितने अंक है इसमें, 2 है, 3 है, ये भी यहाँ भी 2 3 है, 5 है, यहाँ पे 2 3 और 5 है, मतलब कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, 2 3 और 5, ठीक है, 3 टाइप के अंक है हमारे पास में, ठीक, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सारे अंकों को, ठीक है, 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे और 5 को, जिसकी भी सबसे बड़ी घात रहेगी उसको वहां पर हम लिख देंगे, ठीक, ठीक है सर। यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3 है, यहाँ भी देखो ये दोनों, तो या तो ये 2 की घात 3 लोग लिख दो, या फिर ये वाली 2 की घात 3 लिख दो, कोई भी सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 3, ठीक है सर। अब आओ यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, सबसे ज्यादा घात कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 की घात 2 है, गुणे में 3 की घात 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर देखो 2 हो गया, 3 हो गया, बच गया क्या, 5, 5 की घात 1, इधर कहीं 5 है क्या, नहीं है, तो 5 की घात 1 सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एलसीएम, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, इन तीनों का, किसका, इन तीनों का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया ये 9 हो जाएगा, 2 गुनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 360। ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक, ठीक है सर। अब एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ इसमें क्या करना है हमको, जो सबसे छोटी घात रहेगी, ठीक है, जो कॉमन रहेगा या फिर, ठीक है, या देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर
इसको मत देखो, इसको देखो, या फिर इससे भी देख सकते हैं। सबसे छोटी घात 2 की कौन सी है? 1 है सर, यानी कि 2 की घात 1 यहाँ पर आ जाएगा। गुना 3 पर आते हैं, 3 की घात 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, और यहाँ पर 3 की घात 1 है ना? ठीक है, सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1 है सर, 3 की घात 1 यहाँ पर लिख दिया हमने, गुना। अब देखो यहाँ पर और कुछ है क्या? नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? नहीं है। यहाँ पर 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ पर 5 की घात कोई है क्या? नहीं है सर। यहाँ पर है क्या? नहीं है सर। मतलब कि 5 जो है हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि 5 यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, जो भी कॉमन आएगा उसी को लिखेंगे सर। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तीनों जगह पर है, लिख दिया सर। यहाँ देखो 1 1 1 हो गया, और कुछ है क्या? 3 3 3। देखो अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो कॉमन की बात ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि कितना हो जाएगा? ये HCF इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग HCF और LCM ऐसे फाइंड करेंगे। ये शायद हमारा कोई सा एग्जाम्पल है, तो उसी को लेकर हमने कर दिया यहाँ पर। अब एक जो है एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए, जो कि नोट करने लायक है। ठीक है, LCM और HCF में संबंध यहाँ पर लिखवा देता हूँ, यहाँ नहीं लिखवाते, काम करते हैं, चलो ठीक है यहीं पर लिखो। LCM और HCF में संबंध क्या संबंध होता है सर बताइए? तो देखो संबंध ये होता है LCM, अच्छा मान लेते हैं अगर कोई नंबर है हमारे पास में A और B, दो नंबर, ठीक है, दो ही नंबर के लिए ये वैलिड है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, तो इन दोनों का जो LCM होगा, LCM और HCF जो होगा, HCF ऑफ A, B, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये किसके बराबर होगा? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, LCM इंटू HCF का गुणनफल जो है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आता है। कैसे काम में आता है सर? यहीं पर देखते हैं, चलो इसको भी यहीं देख लेते हैं। LCM ऑफ A, B, मान लेते हैं हमको यदि LCM दिया होता कितना? 360, यदि हमको क्वेश्चन में दिया होता LCM जो है 360 है। ठीक, और संख्या है, किसका LCM बोला है? 6। अच्छा ये तो 3 के लिए वैलिड नहीं है, सॉरी, इसको हम अभी एग्जांपल से समझते हैं इस फॉर्मूले को, आप इसको नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। तो अब हम यहाँ पर LCM और HCF में जो संबंध था इस पर एक एग्जांपल करते हैं, सरल सा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें वैसे भी कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। LCM, पहले हम इसका LCM और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, क्या हो गया? 2 गुना 5। ठीक है सर। और 15 का क्या हो जाएगा? 3 5 15, 5 एकम 5, यानी कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुना 5। LCM क्या हो जाएगा इसका? LCM हो जाता है सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पर टोटल में? देखो 2 की घात 1 सबसे बड़ी है सर। 5 की सबसे बड़ी घात देखो कितनी है यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यानी कि 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। 3 की सबसे बड़ी घात देखो कौन सी है? 1 है सर, 3 की घात 1। तो LCM कितना हो जाएगा हमारा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है सर, LCM हो गया। HCF देखो, अब यहाँ पर HCF देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में? क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ठीक है, 5 की घात 1 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है सर, HCF का मान हमारे पास में है, LCM का मान हमारे पास में है, और A बराबर क्या है हमारा? 10, और B बराबर क्या है हमारे पास में? 15। ठीक, ये सारी चीजें हमारे पास में है। अब हम इसको इसमें रख के चेक कर लेते हैं वैलिड है या नहीं है। तो LCM का मान कितना है? देखो यहाँ पर 30 है सर। LCM पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B। ठीक है, A और B क्या है? ये वाले नंबर है। ठीक है, तो LCM हमारे पास में 30 है, HCF हमारे पास में 5 है, A हमारे पास में 10 है, और B हमारे पास में 15 है। ठीक है, अगर फॉर्मूला सही है तो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है सर, मतलब बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 5 शून्य 0, 5 तिया 15, 150 आ गया, और 15 दाम 150। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर LHS और RHS जो है दोनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों बराबर आ गया, मतलब कि फॉर्मूला जो है 2 नंबर के लिए यहाँ पर वैलिड है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब सारा जो हमने परिचय पढ़ा है ये समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो आने वाली वीडियोज में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम उसके साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आए या कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही प्रश्नावली 1.1 के साथ में नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।